पुराने समय की बात है। समुद्र के किनारे फैली विशाल पर्वतमाला पर बसा था सुजानगढ़ राज्य, जिस पर राजा जयंत का राज था। एक दिन राजा जयंत समुद्र के पास भ्रमण कर रहे थे कि उन्होंने देखा एक युवती समुद्र के किनारे बेहोश पड़ी हुई है। जब उन्होंने उसे पास जाकर देखा तो कहा, इतनी सुंदर युवती, यह तो अप्सराओं के समान सुंदर है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे उठाकर महल में ले चलो। आदेश का तुरंत पालन हुआ। ऐसी सुंदरता आज तक कहीं नहीं देखी मैंने। तभी महारानी मालविका कक्ष में आई और बोली, महाराज, कौन है यह? इसका परिचय तो नहीं जानता मैं, पर जल्द ही इससे तुम्हारा एक नया संबंध बनने वाला है। मेरा संबंध? हाँ महारानी, और वह संबंध है सौत का संबंध। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ महारानी, मैं इस सुंदरी से विवाह करने वाला हूँ। लेकिन महाराज, आप अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। कहाँ आप और कहाँ यह युवती? महारानी, प्रेम करने के लिए उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हमें इस सुंदरी से प्रेम हो गया है, इसलिए हम इससे ब्याह करके ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। महाराज, आप जिसे प्रेम का नाम दे रहे हैं वह प्रेम नहीं, वासना है। यह युवती आपकी बेटी के समान है। खामोश महारानी, अब और आगे बोली तो ठीक नहीं होगा। जाती हूँ महाराज, पर कहे जाती हूँ, आप जो करने की सोच रहे हैं वे सरासर गलत है। यह कहकर मालविका बाहर निकल गई। मैं कैसे इस सुंदरी से विवाह करने का विचार छोड़ दूं? ऐसा करना तो सरासर मूर्खता होगी। धीरे धीरे युवती को होश आ गया और वे बोली, मैं कहाँ हूँ? सुंदरी, तुम सुजानगढ़ के महल में हो और मैं सुजानगढ़ का राजा जयंत हूँ। लेकिन मैं यहाँ आई कैसे? मैं तो समुद्र में तुम्हें समुद्र तट पर से मूर्छित अवस्था में हमारे आदेश पर यहाँ लाया गया है। ओ महाराज, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अगर आप मुझे यहाँ ना लाते तो समुद्र की लहरें मुझे पुनः बहाकर समुद्र में ले जाती और तब मेरा बचना मुश्किल था। लेकिन इस अवस्था तक तुम पहुँची कैसे? अपनी एक जिद के कारण। जिद के कारण? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, मैं समुद्र के उस पार बसे राज्य दीमापुर की राजकुमारी दामिनी हूँ। ओह, तो तुम राजकुमारी हो? हाँ महाराज, मुझे समुद्र में नौकायन पर निकलना बहुत अच्छा लगता है। 5 दिन पहले अपने पिताजी महाराज से जिद करके मैं अकेली नौका में बैठ समुद्री यात्रा पर निकली थी। ओह, बड़ी साहसी हो तुम। क्या खाक साहसी हूँ महाराज मैं। बीच समुद्र में मेरी नौका समुद्री तूफान में फंस गई और लहरों के विशाल थपेड़ों की चपेट द्वारा बहती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची। तुम्हारी यह साहसिक यात्रा हमारे लिए बहुत शुभ सिद्ध हुई है। वह कैसे महाराज? हमें तुम जैसा हीरा जो हाथ आ लगा है। ना तुम इस यात्रा पर निकलती ना मुझे मिलती। मैं आपका आशय नहीं समझी महाराज। दामिनी, जितनी सुंदर तुम हो उतनी ही भोली भी हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने वाला हूँ राजकुमारी। क्या? हाँ दामिनी, जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे रूप ने मेरे होशो हवास छीन लिए हैं। अब मेरे होशो हवास तुम ही वापस ला सकती हो मुझसे शादी करके। महाराज, इस प्रस्ताव को मेरे सामने रखने से पहले आप अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते। एक बेटी की उम्र की युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा है आपने। छी छी, धिक्कार है आप पर। दामिनी, हमें जो चाहे कह लो, पर अब हम तुम्हें पाकर ही रहेंगे। हम अभी जाकर विवाह की तैयारी करवाते हैं। नहीं नहीं, ये विवाह कभी नहीं होगा। देखता हूँ कैसे नहीं होता है यह विवाह। महाराज, जिद न करें, वरना क्या? वरना मैं इस खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हिम्मत है तो कूद कर दिखाओ। जान खोना
इतना आसान नहीं है दामिनी। ठीक है, कहीं सचमुच ही ये समुद्र में ना कूद पड़े। दामिनी खिड़की के पास जाने लगी और महाराज बोले, दामिनी रुक जाओ। दामिनी नहीं रुकी और उसने खिड़की से कूदकर छलांग लगा दी। ओह, दामिनी जलपोत में जा गिरी। अवश्य ही ये जलपोत दीमापुर से दामिनी की खोज में निकला होगा। हाथ आई ये रूपसी इस प्रकार चंगुल से निकल जाएगी, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। दूसरी ओर जलपोत के एक कक्ष में एक युवक बैठा था और उसने कहा, यह किसके गिरने की आवाज हुई है। वह कक्ष से बाहर आया तो उसने देखा एक युवती जलपोत पर गिरी हुई थी। ओह, ये युवती जलपोत पर कहां से आ गई? मूर्छित लगती है। वह उसे उठाकर अपने कक्ष में ले आया। पता नहीं कौन है ये। यह जो भी हो, पर एक बात समझ नहीं आ रही कि यह बीच समुद्र में जाते जलपोत पर आखिर आई कहां से। उधर सुजानगढ़ के महल में रानी बोली, चलो अच्छा हुआ जो उस सुंदरी ने समुद्र में छलांग लगा दी। अगर वह ऐसा ना करती तो महाराज जयंत उससे अवश्य ही विवाह रचाकर ही रहते। इधर राजा जयंत बोले, दामिनी इस प्रकार मेरी कैद से छूटकर भाग गई तो क्या हुआ? मैं दीमापुर पर चढ़ाई करके उसे उठाकर ले आऊंगा और विवाह करूंगा। उसी समय महाराज ने सेनापति रावल को बुलवाया और कहा, सेनापति, सारी सेना को तैयार करो। हम अभी समुद्र पार दीमापुर राज्य पर हमला करने जाएंगे। लेकिन सेना समुद्र पार कैसे जा सकती है महाराज? जलपोतों पर सवार होकर। तुम चिंता मत करो सेनापति। जब इस बात की सूचना महारानी मालविका को मिली तो वह बोली, महाराज, यह क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? इतनी बड़ी सेना जलपोतों के द्वारा कैसे समुद्र पार कर सकती है? महारानी, तुम देखना, हमारी सेना जलपोतों में समुद्र भी पार करेगी और दीमापुर पर विजय हासिल करके दामिनी को भी साथ लेकर आएगी। महाराज, मान जाओ और दामिनी का विचार अपने मन से निकाल दो। इसी में आपकी और राज्य की भलाई है। महारानी, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। जो हमारे मन में आएगा वही हम करेंगे। काश आप मेरी बात मान जाते महाराज। राजा का आदेश मिलते ही सेना समुद्र पर एकत्र होने लगी। जब जलपोत काफी दूर समुद्र में निकल गए तो महाराज ने देखा, ओह, सबसे आगे वाला जलपोत भंवर में फंसकर डूब रहा है। देखते ही देखते भंवर ने जलपोत को निगल लिया। यह तो गजब हो गया। हमारे सैनिकों सहित जलपोत डूब गया। बेचारे सैनिक बेवजह मारे गए। तभी एक दूसरा जलपोत जयंत के जलपोत के समीप आया। महाराज, एक जलपोत का हश्र आप देख ही चुके हैं। अब अन्य जलपोतों के लिए क्या आदेश है? क्या जलपोत आगे बढ़ाए जाएं? नहीं सेनापति, आगे खतरा है। सभी जलपोतों को वापस सुजानगढ़ मोड़ लो। और महाराज की यह योजना असफल सिद्ध हुई। सुजानगढ़ वापस आने पर भी हर समय महाराज यही सोचते रहते, दीमापुर तक सेना सहित कैसे पहुंचा जाए। एक दिन महाराज अपने सेनापति से बोले, क्यों ना समुद्र पर एक पुल बनाया जाए। उस पर होकर बड़ी आसानी से समुद्र के उस तट तक पहुंचा जा सकता है। उसी समय महाराज ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और कहा, हम चाहते हैं कि समुद्र तट पर एक पुल का निर्माण किया जाए। यह कैसे संभव हो सकता है महाराज? क्यों संभव नहीं हो सकता है यह? क्या रामचंद्र जी की कथा तुमने नहीं सुनी है? उन्होंने तो लंका तक समुद्र पर पुल बनवाया था और मैं समझता हूँ कि हमें भी एक ऐसे ही पुल का निर्माण करवाना चाहिए। लेकिन महाराज, लेकिन कुछ नहीं। मुझे पक्का यकीन है कि अगर सब लोग मेहनत और लगन से पुल के निर्माण में जुट जाएं,
तो ऐसे पुल का निर्माण हो सकता है। और फिर समुद्र में लाख तूफान आने पर भी हम बड़ी आसानी से पुल द्वारा समुद्र को पार कर सकते हैं। किसी के कहने सुनने की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। उसी दिन सभी नवयुवकों को पुल निर्माण के कार्य में लगा दिया गया। अब हमारे बुरे दिन आ गए लगता है, और नहीं तो क्या। इस प्रकार क्या पुल बन सकता है? महाराज की बात की अवहेलना करने का साहस तो किसी में भी नहीं है। एक दिन राजा जयंत पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने समुद्र के पास पहुंचा और बोला, यह पुल बन रहा है। तट से समुद्र में आगे की तरफ पत्थरों के ढेर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। दिन बीतते गए पर पुल निर्माण का कार्य तनिक भी प्रगति ना कर सका। यह देख राजा बोला, अगर पुल ना बन सका तो मैं तुम सब लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। कई आदमियों ने उसे समझाना चाहा कि महाराज पुल निर्माण का विचार त्याग दें। महाराज बोले, तुम हमारी योजना को सफल होते हुए नहीं देखना चाहते। हम तुम्हें समुद्र में गिराकर मारने का हुक्म देते हैं। और फिर छपाक की आवाज आती है, देख लो, हमारे विरुद्ध बोलने वाले का यही हश्र होगा। पुल निर्माण का कुछ कार्य थोड़ी आगे बढ़ता भी है तो समुद्री तूफान सारा पुल तोड़ देता है। पुल निर्माण कार्य से राजा के बाकी सब काम ठप होकर रह गए। राजा जयंत ने राज कार्य में ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। सारा दिन वे समुद्र तट पर खड़ा पुल के निर्माण कार्य को देखता रहता। लगता है महाराज की मति मारी गई है। पुल निर्माण के नाम पर महाराज ने प्रजा पर नए नए कर लगाकर प्रजा की कमर तोड़ दी है। अगर कुछ दिन और यह सब चलता रहा तो हमें विद्रोह करना पड़ेगा। उधर दूसरी ओर राजकुमारी बोली, मैं कहाँ हूँ? आज पूरे 1 महीने बाद तुम्हें होश आया है। तुम कौन हो? समुद्र में जाते हमारे जलपोत पर तुम कहाँ से आई थी? मैं दीमापुर राज्य की राजकुमारी दामिनी हूँ। दुर्भाग्य से मैं सुजानगढ़ के दुराचारी राजा जयंत के हाथों लग गई थी। उसी से छुटकारा पाने के लिए मैं समुद्र में कूदी थी। सारी बात जानकर वह युवक बोला, इसका मतलब तो यह हुआ कि खिड़की से कूदकर तुम मेरे जलपोत पर आ गिरी थी। ऐसा ही हुआ होगा। अब तुम क्या चाहती हो राजकुमारी दामिनी? पहले मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस समय मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? मैं विक्रांत नगर का राजा विक्रांत हूँ और इस समय तुम मेरे ही नगर में हो दामिनी। राजन, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। मैं राजा जयंत से अपने अपमान का बदला लेना चाहती हूँ। ठीक है, उससे बदला लिया जाएगा, लेकिन कैसे? उस पर आक्रमण करके। ठीक है, पर मैं भी तुम्हारे साथ उस युद्ध में भाग लूंगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तब सुरंग के रास्ते से विक्रांत नगर की विशाल सेना राजा विक्रांत व दामिनी के नेतृत्व में सुजानगढ़ की ओर चल दी। दूसरी ओर महाराज राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका है। समझ लो जैसे बिल्ली ने मलाई का बर्तन चाटकर छोड़ दिया हो। खामोश, हम कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। जैसे भी हो, हमें पुल निर्माण के लिए धन मिलना ही चाहिए। पुल के निर्माण कार्य के लिए धन एकत्रित करने के लिए और कोई रास्ता ना था। अतः राजा जयंत के आदेश पर सैनिकों ने रात के अंधेरे में सुजानगढ़ के लोगों को लूटना प्रारंभ कर दिया। रानी मालविका यह सब देखकर बहुत दुखी थी। हे प्रभु, महाराज को सद्बुद्धि दो। इधर विक्रांत नगर की सेना सुजानगढ़ की ओर बढ़ती चली आ रही थी। जल्द ही इस सेना ने सुजानगढ़ से कुछ ही दूरी पर पड़ाव डाल दिया। राजा विक्रांत बोले, गुप्तचर, सुजानगढ़ पर हमला करने से पहले हम उसकी सैन्य शक्ति के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। जी महाराज, जल्द ही मैं आपको सारी जानकारी लाकर देता हूँ। गुप्तचर
उसी समय सुजानगढ़ की ओर चल दिया। सांझ होने पर जब वे गुप्तचर पड़ाव पर वापस लौटा तो बोला, महाराज, सूचना अच्छी ही मिली है, तो बताओ जल्दी, वे अच्छी सूचना क्या है? राजा जयंत समुद्र पर पुल बनाने में इतना डूबा हुआ है कि उसे प्रजा के हितों का भी होश नहीं है। सैनिक प्रजा पर जुल्म ढा रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं। ओह, तब तो निश्चय ही सुजानगढ़ के लोग विद्रोह पर उतारू होना चाहेंगे। महाराज, आपका सोचना ठीक ही है। सुजानगढ़ की प्रजा के अंदर ही अंदर विद्रोह की चिंगारियां सुलग रही है। बस उन चिंगारियों को हवा देने की देरी है। रहा सवाल सुजानगढ़ की सैन्य शक्ति का, वह तो छिन्न भिन्न हो गई है नेतृत्व के अभाव में। यह तो वाकई ही हमारे लिए शुभ सूचना है। राजन, यह अच्छा मौका है सुजानगढ़ पर आक्रमण करने का। तुम ठीक कह रही हो दामिनी। आज ही रात को हमला होगा। और उसी रात को सेना ने सुजानगढ़ पर आक्रमण बोल दिया। उधर महल में जब महारानी ने ये हमला होते हुए देखा तो वे महाराज से बोली, उठिए महाराज, दुश्मन ने राज्य पर हमला बोल दिया है। हड़बड़ाकर राजा उठा और बोला, महारानी, क्या बोल रही हो? दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है। तो राजा ने खिड़की से बाहर की ओर देखा और बोले, यह तो सचमुच ही हमारे राज्य पर हमला हो गया है। राजा ने झट से दीवार में बना गुप्त द्वार खोला और उसमें जाने लगे। महारानी बोली, रुक जाओ महाराज, कायरों की तरह इस प्रकार मुंह छिपाकर जिम्मेदारी से ना भागो। राजा जयंत ने रानी मालविका की पुकार नहीं सुनी और सुरंग में दौड़ता चला गया। अंत में वे एक गुफा में जा पहुंचा और बोला, यहाँ दुश्मन नहीं आएगा। यहाँ इस जगह मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। इधर विक्रांत व दामिनी राजा जयंत की खोज में महल तक पहुँच गए। जब वे राजा जयंत के कक्ष में पहुँचे तो महारानी से बोले, कहाँ है राजा जयंत? वे भाग गए। ओह, सारे किए धरे पर पानी फिर गया। बेटी, अगर मैं धोखा नहीं खा रही हूँ तो तुम राजकुमारी दामिनी ही हो ना? हाँ, मैं दामिनी ही हूँ। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें राजा जयंत तक पहुँचाती हूँ। मालविका उन दोनों को लेकर गुप्त दरवाजे में घुस गई। जल्द ही वे अपने गंतव्य तक पहुँच गए। दामिनी तुम? हाँ राजा जयंत, मैं आज अबला नहीं बल्कि सबला बनकर तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने आई हूँ। तो तुमने हमारे राज्य पर आक्रमण किया था? हाँ, दामिनी ने हमारे साथ मिलकर तुम्हारे राज्य पर आक्रमण किया है। मैं विक्रांत नगर का राजा विक्रांत हूँ। अब तुम मेरे बंदी हो। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। आदेश का तुरंत पालन हुआ। इसे इसकी प्रजा के सामने ले चलो। राजा जयंत को उसकी प्रजा के सामने रखा गया। अब बताओ राजा जयंत, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए? राजा जयंत चुप खड़ा रहा। राजा विक्रांत बोला, पत्थरों का पुल बनाने के चक्कर में तुमने प्रजा की आस्था वो विश्वास के पुल तोड़ डाले हैं। आज उसी की सजा तुम्हें इस रूप में मिल रही है। तुम्हारे लिए यही सजा काफी है। राजा विक्रांत, मुझे मेरी गलती समझ में आ रही है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। यह कहकर राजा ने अपनी तलवार निकाली और अपना गला काट लिया। यह देख उनकी पत्नी मालविका और उनका पुत्र बहुत दुखी हुए। जयंत ने एक हिचकी ली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दामिनी बोली, राजा जयंत, हम तुम्हें सजा तो देना चाहते थे पर मौत की सजा नहीं देना चाहते थे। इस घटना के पश्चात विक्रांत ने युवराज हेमंत को सुजानगढ़ का उत्तराधिकारी बनाया और उसके बाद वे राजकुमारी दामिनी से बोला, अब आप क्या चाहती हो दामिनी? अब मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। विक्रांत नगर पहुँचकर विक्रांत ने
दामिनी से विवाह कर लिया। तत्पश्चात वे दोनों दीमापुर दामिनी के माता पिता से आशीर्वाद लेने गए। धन्यवाद।